हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस सेशन में हमारा जो ये सेशन है वो किसके बारे में है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का आज हम लोग पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यू आर एक्साइटेड फॉर इट एंड आई होप कि आपके सामने आपकी बुक्स, आपकी एनसीईआरटी आपके सामने ओपन आता है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके ऑथर कौन है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ स्टोरी के हमारे पास में कौन ऑथर है। अच्छा, तो आपकी बुक के सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के ऑथर कौन है। स्टूडेंट्स बताइए फटाफट से, ऊंची आवाज में बोलिए थोड़ा सा। तीशानी दोषी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए, वहां पर हेडिंग बनाइए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसमें थोड़ा सा लिखते हैं, आप अपने नोटबुक में लिखिए बच्चों। एंड इसके ऑथर कौन है, तिशानी दोषी। ध्यान से ओके। तो वो अभी हमारे तिशानी दोषी जी हमें बता रही हैं कि आई अर्लियर दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबॉर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल। आई फाउंड माई सेल्फ अबॉर्ड का क्या मतलब है, मतलब कि मैं उसके ऊपर बैठी हुई थी। फाइंड माई सेल्फ अबॉर्ड रशियन रिसर्च वेसल, मतलब ऐसा वेसल, मतलब ऐसी शिप जिसके अंदर बैठकर लोग दूर दूर जाते हैं एंड रिसर्चेस के लिए जाते हैं। ठीक है, एंड उसका नाम भी है रशियन रिसर्च वेसल का, क्या है, एकेडमिक शोकालस्की। एका ध्यान से देखो, एकेडमिक है, एकेडमिक नाम सुने ओ, बट उसमें सी आता है, तो ये भी तो रिसर्च ही करने जा रहे हैं, तो सी की जगह के लिख दो एकेडमिक। एकेडमिक शोकाल स्की, शुकाल्स्की। ठीक है, एकेडमिक शुकाल्स्की। हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, उसमें बैठकर वो कहाँ जा रहे थे, वो जा रहे थे अंटार्कटिका। कहाँ जा रहे थे, दे वर हेडिंग टुवर्ड्स दी, where were they heading, they were heading towards the coldest, driest and windiest continent in the world. सो कहां पर वो मूव कर रहे थे स्टूडेंट्स, सबसे ठंडे, सबसे ड्राई एंड सबसे ज्यादा जहां हवा चलती है ऐसे कॉन्टिनेंट पे वर्ल्ड के वो जा रहे थे। एंड क्या है वो कॉन्टिनेंट, कौन सा है वो कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका। क्या नेम है कॉन्टिनेंट का, अंटार्कटिका। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स आपको। एंड उसने अपनी जर्नी कहां से स्टार्ट की थी, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी स्टूडेंट्स मद्रास से। कहां से स्टार्ट की थी, मद्रास से। मद्रास कहां पर लोकेटेड है, 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर जाओ 13.09 डिग्री, वहां पे मद्रास प्रेजेंट है। $13.09 degrees north of the equator इन दी मद्रास। तो मद्रास से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। मद्रास कहां पर लोकेटेड है, मद्रास इज लोकेटेड 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। वहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, कहां पर जाने के लिए स्टूडेंट्स, अंटार्कटिका जाने के लिए, जो कि एक्सट्रीम साउथ पे लोकेटेड है, जो कि एक्सट्रीम साउथ पर लोकेटेड है। ठीक है, एंड फिर वो बताती है कि बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट द फुट ऑन अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, फुट ऑन अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, मतलब कि जब मैं एक्चुअल में अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट पर पहुंची तब तक मैं पूरे 100 घंटे की ट्रैवलिंग कर चुकी थी। 100 आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड था,
इसमें क्या क्या इंक्लूडेड था, मतलब उसे कुछ डिस्टेंस जो था वो कार के थ्रू कवर करना पड़ा था, एंड कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन के थ्रू कवर करना पड़ा था, एंड कुछ डिस्टेंस जो है वो उसे शिप के थ्रू कवर करना पड़ा था। तो इन सबको मिला के वो पूरे 100 घंटे की ट्रैवलिंग जो है कर चुकी थी। ठीक है, तो जैसे ही वो वहां पर अंटार्कटिका की धरती पर उसने पैर रखा तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा, My first emotion on facing Antarctica's expensive मतलब महंगा नहीं है, expensive मतलब बड़ा, E वाला महंगा होता है, A वाला बड़ा होता है, white landscape. My first emotion on facing, मेरा जो पहला इमोशन था किसे देखकर, on facing अंटार्कटिकास क्या, एक्सपेंसिव मीन्स बहुत बड़ा, वाइट लैंडस्केप, वाइट कलर का लैंडस्केप, बर्फ थी वहां पर। ठीक है, माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकास एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, एक्सपेंसिव मतलब बड़ा, वाइट मतलब बर्फ, हर जगह बर्फ थी, और लैंडस्केप मींस लैंड था वो। तो इस सबको देखा उसने, इस सबको क्या देखा, शी सॉ इट, दोबारा लिखो सब कुछ, एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप। उसके बाद में व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन। जब हम किसी खाली जगह पर जाते हैं, है ना, जब हम किसी खाली जगह पर जाते हैं तो हमें आसमान, नीला आसमान जो है वो दूर दूर तक दिखता है या नहीं दिखता है, तो उसी को ही वो यहाँ पर रेफर कर रहे हैं क्या बोलकर कि क्या है ये, अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन वॉज अ रिलीफ। एंड ये सब देखकर उसे एकदम से शांति मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है उसे। 100 आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग के बाद में जब वो ऐसा सीन देखती है तो उसे लगता है कि मेरी जर्नी जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। ठीक है, ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दोबारा बोल रही हूँ। एक बार लिख लो आप अपने नोटबुक्स में, नोटबुक में, ऑन फेसिंग द अंटार्कटिका's expansive white landscape, Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon, अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन। क्लियर है, अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन वॉज अ रिलीफ, ये देख के उसे बहुत शांति मिलती है। इट वॉज फॉलोड अप, मतलब इसके वो एकदम से हैरान हो जाती है, वंडर हो जाती है, फॉलोड अप विद एन इमेंस वंडर, ये सब देख के वो एकदम से हैरान हो जाती है, वंडर हो जाती है, वंडर मतलब हैरान हो जाना एकदम से, वाओ, है ना, वॉज अ रिलीफ एंड वॉज फॉलोड अप, उसके इमोशंस, उसके रिएक्शंस क्या थे, इमेंस वंडर। ठीक है, हाँ, एंड वो एकदम से सोचती है कि how there could ever have been a time when India and Antarctica were the part of same landmass, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, and she goes on to think that how is it even possible that India and Antarctica were the part of the same landmass at one time। क्यों, क्योंकि इंडिया में अंटार्कटिका जैसा कुछ भी नहीं है, अंटार्कटिका तो बड़ा क्लियर है, कोई है ही नहीं वहां पर, खाली है वो, इट्स टोटली डिफरेंट। हाउ कैन आई जस्ट कांट बिलीव दैट कि हाउ कैन इट बी द पार्ट ऑफ द सेम लैंडमास, ऐसा कौन बोलता है बच्चा, तिरशानी दोषी जी, ये कहानी लिख रहा है ना अपनी। फिर वो थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं अपने को, क्या बताते हैं, हिस्ट्री बताते हैं, बट उससे पहले चलो मेरे को ना वो बता दो, उनके जो वैसल का नेम क्या था, academic Shokalski,
है ना, याद है कि भूल गया? याद है, याद है, याद है, बच्चे को याद है बेटा, मेरे को खुशी हुई है जानकर। चलिए कोई बात नहीं। 650, ओ माई गॉड, 650 मिलियन ईयर्स अगो। 1 मिलियन में पता है कितने लाख होते हैं? 10 लाख। सो यू कैन इमेजिन 6500 लाख ईयर्स अगो। इतने लाखों सालों की बात पहले कर रही है ये। और जांट, जांट मतलब बड़ा, अमैलगमेटेड मतलब जुड़ा हुआ, a giant amalgamated, a giant amalgamated southern supercontinent। एक southern जहाँ पे अंटार्कटिका है वहां पर सिर्फ अंटार्कटिका नहीं था, ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था। यहाँ पर बहुत सारे लैंड मासेस जुड़ते थे जो उसके बाद में सेपरेट हो गए। और उस सुपर कॉन्टिनेंट को हम क्या बोलते थे? गोंडवाना। गोंडवाना क्या बोलते थे? गोंडवाना। डिड इंडीड एग्जिस्ट, डिड एग्जिस्ट कहां पर था वो? अराउंड दी प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, जहां पर आज का अंटार्कटिका है ना, पहले वहां पे सिर्फ अंटार्कटिका नहीं था, वहां पे साउथ अमेरिका भी था, इंडिया भी था, सब जुड़े हुए थे एक जगह पे। तो इट वाज अ जायंट, बड़ा अमेलगमेटेड जुड़ा हुआ सर्दर्न सुपर कॉन्टिनेंट। नाम क्या था उसका? गोंडवाना। कहां पर एग्जिस्ट करता था? जहां पर आज का अंटार्कटिका है। ठीक है। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट, थिंग्स वर डिफरेंट। व्हाई वर थिंग्स डिफरेंट? थिंग्स डिफरेंट क्यों डिफरेंट थी यार थिंग्स? बिकॉज ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड। एवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा कहीं ने, ह्यूमंस हैडंट अराइव। अभी ह्यूमंस नहीं आए थे धरती पर, अभी धरती पर ह्यूमंस नहीं आए थे। फटाफट इतने को बढ़ाइए भी 10 सेकेंड्स। ठीक है, ह्यूमंस हैडंट अराइव। तो उस टाइम पर क्या था? उस टाइम पर क्या सीन था? क्लाइमेट वाज वार्मर। आज तो वहां पर बहुत ठंड है ना, बर्फ जमी हुई है, उसका एक कारण है। क्या कारण है? ह्यूमन बींग्स हैं। कैसे बताती हूँ। क्लाइमेट वॉज वार्मर एंड ह्यूज फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फोना मीन्स एनिमल्स। ठीक है, बट ये बात है 650 मिलियन ईयर्स अगो की। 500 मिलियन ईयर्स तक ये गोंडवाना जो था वो चला था। मतलब कि उसके बाद में क्या हुआ? डायनासोर्स दे बिकेम एक्सटिंक्ट एंड मैमल्स दे अराइव। बेसिकली जब डायनासोर्स होते थे तो बहुत स्ट्रेंज होते थे, तो मैमल्स धरती में रहते थे, अच्छे से इवॉल्व नहीं हो पा रहे थे, वो धरती के अंदर रहते थे। बट जैसे डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हो गया तो मैमल्स धरती पर आ गए। ठीक है, डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट एंड एज ऑफ मैमल्स स्टार्टेड। मैमल्स स्टार्टेड। देखो कैलेमिटी आ जाती है, जैसे मैमल्स, जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए, अगर हमारा यही हाल रहा तो कुछ सालों के अंदर मैमल्स भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बेसिकली ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एंड नेचर वो स्पीशी को कभी भी सपोर्ट नहीं करता जो उसको नुकसान पहुंचाए। ठीक है, हाँ जी। सो 500 मिलियन ईयर्स अगो, सॉरी मिलियन ईयर्स अगो नहीं, मतलब 650 मिलियन ईयर्स अगो का ये सारा सीन है। फिर उसके बाद 500 मिलियन तक ये बातें चली। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं 150 मिलियन ईयर्स अगो के बारे में। तब ये ह्यूमन का बेसिकली मैमल्स का एरा जो था वो स्टार्ट हो गया था। ह्यूमंस नहीं आए, अभी मैमल्स आए हैं। ठीक है, एंड लोगों ने आके बड़ा हड़कम बचा दिया, मैमल्स ने आकर, बल्कि थोड़ा डिस्ट्रक्शन कर दिया, है ना,
प्रॉब्लम्स आने लगी, तो उसकी वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हुई लैंड के अंदर एंड लैंड बिगेन टू सेपरेट। लैंड मास वाज सपोज टू लैंड मास स्टार्टेड टू सेपरेट, क्योंकि ह्यूमंस की हरकतों की वजह से प्रॉब्लम्स आई, इस वजह से लैंड मास वाज फोर्स टू सेपरेट, धरती में डिस्टर्बेंस हुई हरकतों की वजह से, क्योंकि हम लैंड में से पानी निकालते रहते हैं, हम लैंड में से इंडस्ट्रीज लगाते रहते हैं, खोदते रहते हैं लैंड को, दिक्कतें करते रहते हैं, प्रॉब्लम इंटरफेयर करते रहते हैं, तो लैंड मास तो सेपरेट हो गया वो, ठीक है। एक तरफ चला गया इंडिया, एक तरफ चला गया साउथ अमेरिका, एंड अंटार्कटिका छोटा सा वहीं पर ही रह गया, ठीक है। ओके, अब देखो हुआ क्या, टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इट इज दी। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ पे सोचेंगे कि मैम देखो हमारी प्रॉब्लम तो है ग्लोबल वार्मिंग, है ना, आप बोल रही हो कि उस टाइम पर बड़ा ठंडा ठंडा, उस टाइम पर वार्म था एंड अभी हो गया ठंडा, आप ऐसा ही बोल रहे हो ना मैम आप, कि उस टाइम पे था गर्म और अब हो गया ठंडा, ये प्रॉब्लम है आपकी। बेटा ये प्रॉब्लम नहीं है, उस टाइम पे गर्म था, इस टाइम पे ठंडा है, उसकी कंडीशंस अलग है, प्रॉब्लम कुछ और है, बताती हूँ क्या है। कहते हैं अगर आज के टाइम पर आप अंटार्कटिका जाते हैं तो you will get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading। आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कहाँ से आए हैं और हम हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि बेटा वहां पर ना अब ग्लोब देखो, जो बर्फ है ना वहां पर, वो पता है क्यों इतनी ठंड, पता है क्यों होगी एकदम से, क्योंकि लैंड मास से सेपरेट हो गए, जिस वजह से बीच में गैप आ गया, कॉन्टिनेंट आ गया, तेज तेज हवाएं आ गई, जिसकी वजह से वहां पर ठंड बढ़ गई, उसकी वजह से वहां बर्फ आई। चलो ठीक है, नेचुरल प्रोसेस था, आ गई ठंड, वार्म से ठंडा हो गया, ठंडे होने में प्रॉब्लम थोड़ी है, प्रॉब्लम तो ग्लोबल वार्मिंग से है, ओजोन तो वैसी है। बट क्योंकि आज के टाइम पे लोगों ने ओजोन को इतना डिस्ट्रॉय कर दिया जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हमें वहां अंटार्कटिका में जाते तो हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है बर्फ पिघल रही है, हमारे सामने पिघल रही है। घर में बैठे हो तो अपनी गली में निकलते हो, बाहर सड़क पे निकल, तुम्हें ऐसी बर्फ थोड़ी पिघलती दिखती है, तुम्हें ग्लोबल वार्मिंग सीधी सीधी थोड़ी दिखती है। जब तुम अंटार्कटिका जाओगे ना, तुम्हें ग्लोबल वार्मिंग सामने दिखेगी। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है, कहता अगर हम वहां जाते हैं तो वी विल गेट एन आइडिया, कि उन्हें लगता है कि हमें आइडिया मिलता है कि हम कहाँ से आए हैं, है ना। वी हैव कम फ्रॉम दिस लैंड वेयर देयर इज नो इंडस्ट्री, नो ह्यूमन बीइंग, नो डिस्ट्रक्शन, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। और हमें समझ में आता है कि कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स की, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स की, ओजोन की, कार्बन की, एवोल्यूशन की, एक्सटिंक्शन की कितनी महत्वता है, क्योंकि वहां पे हमें सब कुछ क्लियरली दिखाई देता है। कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स, प्री कैम्ब्रियन granite shields, ozone and carbon, evolution and extinction. When you think about all that can happen in million years, it can get pretty mind-boggling. If you start thinking about कितने million years में क्या क्या हुआ, वो तो बहुत confusion है उसमें, we cannot understand it. और ये टूटा कैसे होगा, और हिमालयस कैसे बने होंगे। बेसिकली वहां से इंडिया टूटा होगा, हिमालयस पहले से थोड़ी थे। इंडिया टूटा, वो अपने आप को एशिया के अंदर से धक्के मारे आगे जाने की कोशिश करी, बट इट वाज नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड। अभी भी इंडिया आगे जाने की कोशिश कर रहा है, बट क्योंकि आगे एशिया है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इट इज जैमिंग अगेंस्ट द एशिया, एंड उसके साथ टकरा के हिमालयस जो है बन चुके हैं। एंड साउथ अमेरिका इज ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन द नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है अभी भी ड्रिफ्ट कर रहा है कि वो नॉर्थ अमेरिका के साथ में जाके जुड़ जाए। ओपनिंग अप, क्योंकि साउथ अमेरिका वहां से निकल चुका है तो बीच में एक बहुत बड़ा गैप बन चुका है। पहले एक प्रॉपर सा लैंड था, सब चीजें पास पास थी, सब चीजें दूर दूर हो गया, तो ओपन स्पेस बड़ी आ गई है बीच में। ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट, जिसकी वजह से ड्रेक पैसेज में से खाली चीज आ गई है बीच में, जिसकी वजह से बहुत ठंडी ठंडी हवाएं फील होती है। कोल्ड सर्कमपोलर करंट, बहुत तेज तेज पानी चलता है, ठंडा ठंडा पानी होता है, तेज तेज हवाएं चलती है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका जो है फ्रिजिड हो गया, मीन्स वहां पे बर्फ जम गई, डेसोलेट हो गया, सबसे अलग हो गया, क्योंकि वहां बहुत ठंड है, और बॉटम पे चला गया, क्योंकि वहां पे लोग आते नहीं, क्योंकि वहां पे बहुत ठंड है। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, क्यों हुआ, क्योंकि बाकी के दोनों लैंड्स जो है वो ऊपर को मूव कर रहे हैं, तो ये अकेला नीचे रह गया, डेसोलेट रह गया, वर्ल्ड ये बिल्कुल बॉटम पे रह गया। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वार्मर से कोल्ड हो गया, प्रॉब्लम ये है कि आपने ओजोन को डिप्लीट कर दिया, जिस वजह से वो कोल्ड था, वो कोल्ड रहना चाहिए था क्योंकि वहां पे आसपास ठंडी है, बट आपने इतनी ग्लोबल वार्मिंग कर दी है कि वहां पर भी बर्फ जो है मेल्ट हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। ये एक सिम्टम है ग्लोबल वार्मिंग का।
इसको मैं एक बार और पैराग्राफ को रीड कर देती हूँ आप सबके लिए, और इसके पॉइंटर्स आप लिखिए, मैं बोलती हूँ, आप मेरे साथ साथ लिखिए। एक सेकेंड वेट करना। टू विजिट अंटार्कटिका, नाउ यू नो, अगर आप अंटार्कटिका में जाते हैं, है ना, पहला पॉइंट लिखिए, get a grasp of the land from where we have come from and what could be our future, हम किधर को मूव कर रहे हैं, the importance of the, है ना, the significance of the Cordilleran folds, ये नॉर्थ साइड पे होते हैं, and Cambrian granite shields, ये नाम है, दो याद करने हैं। Cordilleran folds and Cambrian, Precambrian granite shields, ozone, carbon, evolution, extinction, इस सब की हमें सिग्निफिकेंस के बारे में मालूम पड़ता है वहां पे जाकर अंटार्कटिका। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें साफ साफ ग्लोबल वार्मिंग दिखाई पड़ रही है। अब वो बताता है कि लैंड कैसे सेपरेट हुआ। इंडिया पुशिंग टुवर्ड्स द नॉर्थवर्ड, jamming against the land of Asia led to the formation of the Himalayas. हिमालयस बन गए टकराने की वजह से, धरती थोड़ी सी उठ गई। And South America drifting towards the North America led to the formation of the Drake Passage, because of which there are cold currents leaving the Antarctica desolate, cold, in the lowest portion of the earth. अंटार्कटिका नीचे अकेला छूट गया, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, बर्फ से जम गया वो। अब वो बोलती है फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, मतलब मेरे जैसे जो साउथ में रहती है, साउथ इंडिया में जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सन रहता है, 2 weeks इन अ प्लेस, मतलब 2 हफ्ते में ऐसी प्लेस में आ गई हूँ जहाँ पर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस पाई जाती है। It is not, difficult. It is very difficult for me, not only for my circulatory system and for metabolic function, but also for my imagination. मतलब मैं ऐसा इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी तब तो कि मैं इतनी ठंडी जगह पे आ चुकी हूँ। It was very much difficult for me to imagine. I never imagined that कि यहाँ पे इतनी ठंड हो सकती है। ठीक है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है I'm walking on a ping pong balls devoid of any human markers. Ping pong balls is like टेनिस की व्हाइट कलर की बॉल्स होती है ना, यहाँ पे तो सब कुछ व्हाइट ही है। Ping pong balls devoid of any human markers, मतलब वहां पर there are no trees, no billboards, no buildings, right? And you lose all the earthly sense of perspective and time here. आप भूल ही जाते हो कि धरती पर लोग भी रहते हैं, क्योंकि वहां कोई आपको दिखता ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है वहां पे कोई, वहां पे सिर्फ ह्यूमंस नहीं है, बट ऐसा नहीं है वहां पे कुछ भी नहीं है। यू फाइंड माइट्स, छोटे से लेकर बड़े ऑर्गेनिज्म तक वहां है चीजें। लाइक छोटे में यू हैव माइट्स, बड़े में यू हैव ब्लू व्हेल्स, आइसबर्ग। वहां पे सबसे बड़ा आइसबर्ग जो है ना, वो बेल्जियम के साइज जितना था, इतने बड़े बड़े वहां पर आइसबर्ग्स पाए जाते हैं। एंड देयर इज अ 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट, मतलब समर के टाइम पर उनमें 24 घंटे की सनलाइट आती है। यूबिक्यूटस साइलेंस, मतलब अनइमेजिनेबल साइलेंस, बहुत साइलेंस है वहां पर। और वो साइलेंस में इट इज इंटरप्टेड ओनली बाय ओकेजनल एवलांच, मतलब बर्फ का गिरना टूटना, बीच में सिर्फ वही होता है। कंसेंट्रेट्स द प्लेस, मतलब इसकी वजह से उस प्लेस की ब्यूटी बढ़ जाती है बीच में जब वो हमारे एवलांचेस जो है होते हैं। बट ये एक ये भी है कि इसमें पता चलता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है।
क्योंकि बर्फ पिघल रही है, वो तो पिघलना है, वो तो बर्फ का टूटना। सो दैट इज, जब बर्फ पिघलती है तब थोड़ी आवाज आती है, बट जब बर्फ टूटती है तब आवाज आती है। इट इज एन इमोशन, मतलब ऐसी ब्यूटी को देखकर यू विल बी फोर्स्ड to place yourself in the, you would like to know more about the earth's geological history, and for human the prognosis isn't good। मतलब prognosis means आप calculations मत करो वहां जाकर कि ऐसा है तो ऐसा होगा, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज आने वाला फ्यूचर अच्छा नहीं है। तो पार्ट 1 हमारा खत्म, और ह्यूमन इम्पैक्ट हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। पिछला मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगी, एक बार खुद भी पढ़िएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।